हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी लोगों का बिकम सिकंदर चैनल में स्वागत है और उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया हैं और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए आज क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर हिंदी का है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो जो फर्स्ट चैप्टर है उनका नाम है श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा। श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा है जो इनका राइटर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपसे एक बीच में हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग शांति से सिर्फ सुनिएगा। जिस तरीका से कहानी सुना जाता है, उसी तरीका से आप शांति से बैठ के और शांति से सुनिएगा। आपको एक-एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से और हम आपको को जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, वो पॉइंट पहले क्लियर करवाते हैं। तो इसलिए आप लोग शांति से बैठ के और सुनिएगा एक बार ज़रूर पूरी तरीका से कहानी, आपको सभी समझ में आएगा। चलिए, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप लोग जानते भी होंगे कि उनका उपनाम जो बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था बोलिएगा, दोहराइएगा अभी बार-बार। 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार से बिलॉन्ग करते थे। कौन से परिवार से बिलॉन्ग करते थे? ये दलित परिवार से बिलॉन्ग करते थे और ये जो बेसिक शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो प्राथमिक शिक्षा किसी तरीका से करने के बाद वो बड़ौदा के कोई नरेश थे, उनके उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। देखो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाएँ। लेकिन जो बड़ौदा के नरेश थे, उनने सपोर्ट किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सपोर्ट करने का काम किया उच्च शिक्षा के लिए और वो न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। अच्छा उनके पिताजी के बारे में भी थोड़ा-सा जान लें के उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। वे एक सूबेदार के पद पर थे। वे एक सूबेदार के पद पर थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उनकी माता का नाम भीमादेई, माता का नाम भीमाबाई आगे। वे अपनी माता-पिता के 14वें संतान थे। कहने का मतलब है 13वें पहले इनके इनके भाई-बहन थे और 14वें नंबर पे ये थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वे 14वें संतान थे। उनका परिवार अछूत जाति से संबंधित था। अछूत जाति कहने का मतलब है नीची जाति से बिलॉन्ग करते थे, दलित परिवार कहा गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका जो परिवार था वो अछूत जाति से संबंधित था। अब देखो वो बेसिक एजुकेशन कहाँ-कहाँ से किए, कब किए हैं, ये भी जान लेते हैं। उनका जो मैट्रिक हुआ 1907 में हुआ। उनकी जो उच्च शिक्षा के लिए जो अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले और न्यूयॉर्क जाने के लिए जो बड़ौदा के नरेश थे वो सपोर्ट किए थे। वो कब? 1912 में। कब? 1912 में। और वो 1916 में पीएचडी की उपाधि उनको 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुआ। वो आगे वे भारत के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक थे। देखो पॉलिटिक्स के रूप में जब जाते हैं कि फ्रीडम फाइटर के रूप में, तो सबसे शिक्षित नेता थे। भारत के सबसे शिक्षित नेता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। आगे कहते हैं वे महार सत्याग्रह 1927 जल स्रोत के लिए, वो देखो सबसे पहले एक सत्याग्रह किए थे। वो कौन-सा सत्याग्रह था? तो महार सत्याग्रह था। महार सत्याग्रह में क्या था कि जो छुआ-छूत था जल के प्रति, कि कोई कुआँ है तो कुआँ में से अगर इन लोग नीच जाति के लोग, दलित परिवार के लोग अगर पानी पी रहे हैं, तो उच्च समाज के लोग थे, वो कहते थे कि पानी अछूत हो गया और उसको क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए यज्ञ करवाते थे, इस तरीक़ा की चीज़ों को भेदभाव होता था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले महार सत्याग्रह आंदोलन किए। कौन-सा आंदोलन किए? महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह 1927 में, याद करते चलिएगा आप लोग। एक कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, देखो मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी दलित परिवार के लोगों को। तो दलित परिवार के लोगों को अनुमति नहीं थी, तो सबसे पहले एक काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन भी किए। वो धार्मिक समानता के लिए जो धर्म में जो समाज में तो धर्म के प्रति जो भेदभाव था मंदिर के लिए, उसके लिए वो कौन से कालाराम मंदिर, हाँ, इसके लिए वो किए। अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने एक टैग दिया था, वाक्य बोले थे, वो क्या वाक्य बोले थे? मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हो। कहते हैं जिन जहाँ आज़ादी हो, समानता हो, सब में इक्वलिटी की भावना हो, वो एक जैसा ब्रदरहुड की भावना हो और साथ में बंधुत्व हो। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना हो। वो कहते हैं कि मैं ऐसा समाज का कल्पना करना चाहता हूँ, निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ तीनों चीज़ हो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो। आगे वो कहते हैं उनके द्वारा कुछ संगठन की स्थापना किया गया
और संगठन की स्थापना में सबसे पहले बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना किए। साथ में स्वतंत्र लेबर पार्टी की वो स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किए थे। वो 3 गो संगठन के नाम बताया गया आपको, तो वो स्थापना किए थे। वो आगे कहते हैं, वो 1947 में 1947 में स्वतंत्रता भारत के पहले कानून मंत्री बने। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के कानून मंत्री के रूप में सबसे पहले 1947 में, कब? 1947 में कानून मंत्री, किस मंत्री? कानून मंत्री बने वो। आगे वो कहते हैं, लेकिन उनका मृत्यु कब हुआ ये भी जान लेंगे कि ज़्यादा साल आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद उनका जीवन नहीं रहा और 6 दिसंबर 1956 को 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, जो उनकी मृत्यु हो गई उसको हम लोग किस नाम से याद करते हैं और किस नाम से बनाते हैं? तो उनकी मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण, डॉक्टर बाबा राम भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुआ, उसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु को मनाते हैं। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। आगे, अब उनका जो उपाधि, कौन-कौन से उपाधि, सबसे बड़ा उपाधि मिला? उनको भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत मिला। सबसे बड़ा भारत रत्न उपाधि माना जाता है इंडिया का, और उसमें से भारत रत्न उनको मिला। तो इससे बड़ा भारत में कोई अवार्ड ही नहीं है। तो सबसे बड़ा अवार्ड हो गया भारत रत्न 1990 में। लेकिन वो जीवित थे तब नहीं मिला, क्योंकि देख रहे हैं कि उनका जो मृत्यु हो गया 1956 में, लेकिन उनको मिला 1990 में। तो ये इनका मृत्यु हो गया था तब मरणोपरांत मिला। जो भारत रत्न होता है, वो जीवित व्यक्ति को भी मिल सकता है और मरने के बाद भी मिल सकता है। तो इनको मरने के बाद मिला। अब वो उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता था। उन्हें, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहेब को दलितों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। उनके पुस्तक, अब देखो उनका जो मेन पुस्तक था, वो पुस्तक के बारे में पढ़ें, क्योंकि पुस्तक से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, इसलिए। पहला था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट के प्रति जो भेदभाव की भावना है, उसके लिए वो 1936 में प्रकाशित किए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप लोग, सभी लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा बुक, हु वेयर द सुद्राज, सुद्राज कौन है? हु वेयर द सुद्राज, कब हुआ था प्रकाशित? 1946 में। आगे, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी मतलब पैसा की समस्या, कब लिखे थे? 1923 में, 1923 में। आगे, द अनटचेबल जिसको छुआछूत बोलते हैं, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, कहते हैं कि कौन है जो छुआ-छूत करता है एंड किसके द्वारा और क्यों किया जाता है। इस तरीका का वो बुक को प्रकाशित किए थे, अनटचेबल जिसको छुआ-छूत कहते हैं। वो 1948 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1948, 1948 में। आगे और भी बुक है, जैसे बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1957, 1957 में। आगे, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955 में प्रकाशित हुआ। आप लोग रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। आगे, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन 1947 में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब। द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन 1947, 1947 में। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा, इस तरीका के बहुत सारा बुक उनका जो पब्लिश हुआ और बहुत सारा रचना किया गया। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं बुक का जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक-एक लाइन है, वो पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। क्या हो गया? इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बुक खोल लीजिएगा। बुक खोल के अगर अभी नहीं पढ़ना है तो सिर्फ शांति से सुनिएगा कहानी की तरह। अगर याद ना हो गया तो फिर कहिएगा कि अब कि मेरे को याद नहीं हुआ। आपको एक-एक कहानी याद हो जाएगा। इसके लिए आप लोग एकदम शांतिपूर्वक सुनिए। सबसे पहले हम एक-एक लाइन पढ़ाएँगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यह विडंबना की, इनका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेन हेडिंग है। अच्छा, यह कहते हैं यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कहते हैं कि यह विडंबना की बात है, ये उपासना की बात है, ये सोचने वाली बात है कि इस युग में भी, मॉडर्न युग में भी जातिवाद के लोग, पोषक की कमी नहीं। जाति पोषक मतलब, कहने का मतलब सपोर्ट करने वाले लोग। अभी भी जातिवाद को बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि यह विडंबना की बात है, ये मजाकिया की बात है, उपासना की बात है कि इस युग में भी लोग जातिवाद को क्या करते हैं?
पोषक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आगे कहते हैं, इसके पोषक कई आधारों का समर्थन करते हैं। अब कहते हैं कि इसके जो पोषक है, जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कई आधार है। अब आधार हम लोग को बताएँगे सबसे पहले, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए सब श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। देखो कहते हैं कि अगर आपको अच्छा समाज बनाना हो, आधुनिक सभ्य समाज बनाना हो, कैसा समाज? सभ्य समाज, पढ़ा-लिखा समाज, अगर शिक्षित समाज बनाना हो, तो कार्य कुशलता, आपके पास कार्य करने के लिए स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आगे कहते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप आधुनिक समाज को कार्य कुशलता देखना चाहते हैं, तो श्रम विभाजन, जो विभाजन आप इस ऐसा करिए कि उसमें स्किल की भावना हो, कुशलता की भावना हो, या ये ना कि जाति की प्रथा की भावना। नहीं, जाति की भावना होगा तो आप सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर पाइएगा, आप अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर पाइएगा। कहते हैं कि और चूँकि जाति प्रथा में भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। फिर वही बात कर रहे हैं कि जाति प्रथा, जो जाति में बाँटा गया है, वो उसी का दूसरा रूप है। केमा रूप है? उसी का जाति प्रथा है जो दूसरा रूप है। आगे कहते हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, जाति की श्रम विभाजन है, जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे कहते हैं, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, सोचने वाली बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ से कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है, वो जाति विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन, श्रमिक मतलब होता है मज़दूरी, काम करना, वो काम करने का भी विभाजन पूरी तरीक़ा से हो गया है। काम सबको बाँट दिया गया है कि तुम इस जाति के हो तो इस काम करोगे, ऐसा कह रहे हैं वो। आगे कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। कहते हैं कि जो श्रम का विभाजन करना समाज के लिए एक अच्छा है। समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए, यही कह रहे हैं कि सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है, ज़रूरी है। परंतु लेकिन, अब नेगेटिव बात बोलेंगे, कि लेकिन नेगेटिव क्यों है? किसी भी समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। वो कहते हैं कि देखो ये ज़रूरी है, सब समाज का निर्माण कर ले सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए श्रम विभाजन ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं कि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कहते हैं कि इस तरीक़ा से विभाजन नहीं करना चाहिए कि अस्वाभाविक हो, मतलब कहने का मतलब है उसका जो करने का भाव हो, करने की इच्छा हो, और उस टाइप का अगर आप विभाजन नहीं करते हैं, तो उसका स्वभाव नहीं होगा करने का। आगे कहते हैं, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि भारत में जो जाति प्रथा है, उसकी एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच-नीच के दायरे करार देती है। कहते हैं कि ठीक है, वो उसके काम के आधार पर बाँट गया, लेकिन वो उसको ऊच-नीच में भी जाति के आधार पर बाँटने के बाद भी ऊच-नीच के हम करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उच्च जाति के लोग हैं तो ऐसा काम करेंगे, नीच जाति के लोग हैं तो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, आप पहले जाति के रूप में बाँटे, फिर काम के रूप में बाँट रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी आप जातिवाद कर रहे हैं, आप उसमें भी ऊच-नीच की भावना कर रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि ठीक है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊच-नीच की भी करार देते हैं। आप ऊच-नीच क्यों करते हैं? इसकी बात कर रहे हैं। जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ऐसा कहीं भी समाज में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं पाया जाता है। आप ऊच-नीच करते हैं उसके काम के आधार पर, आप काम के आधार पर नहीं करिए। वो आगे ये कहते हैं राइटर, कहते हैं जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, कहते हैं कि जाति जो प्रथा है, यदि इसको श्रम विभाजन मतलब काम के अनुसार विभाजन, अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं स्वाभाविक विभाजन है? क्योंकि आप उसकी मनुष्य की रुचि, जो रुचि रहेगा, उस अनुसार विभाजन करिएगा तो अच्छा है। लेकिन आप उसके रुचि के अनुसार विभाजन नहीं ना किए। वही कह रहे हैं, कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करें। राइटर महोदय कहते हैं कि हम व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार उसका विकास करें, क्षमता के अनुसार विभाजन करें, कि जिससे वो अपने पेशा या कोई भी कार्य को स्वयं कर सके। ऐसा नहीं हो कि कोई काम कर रहा है, उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीका का विभाजन समाज में एक भावना को बढ़ाएगा, एक दूसरे के जातिवाद की भावना को बढ़ाने का काम करेगा। वो इस तरीका की बातें को करते हैं। वो आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत है।
जो ये सिद्धांत है पूरी तरीक़ा से दूषित है जाति प्रथा के प्रति। इससे मनुष्य की प्रशिक्षण मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप समाज में उसके माता-पिता जिस जाति के हैं, उस जाति के अनुसार उसको विभाजन कर रहे हैं। तो ये अच्छा बात नहीं है। ये समाज के लिए प्रोग्रेस की बात नहीं है। ये समाज को और नीचा की ओर ले जाएगा। अब जब बच्चा गर्भ में है उसी अनुसार उसको विभाजन कर दे रहे हैं। गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जा रहा है कि वो इस जाति का है तो यही काम करेगा। आप पेशा निर्धारित करने का काम कर रहे हैं, तो ये भी समाज को नुकसान देने का काम करेगा। आगे वो कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य को जो शुरुआत से ही पेशा निर्धारित किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि दोषपूर्ण तो है, ये बहुत बड़ा दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए कहते हैं कि उसके जंजीरों में बाँध दिया जाता है। जो पेशा के आधारित उसके काम पे के आधार पे बाँट दिया गया है, वो पूरी तरीक़ा से उसको जीवन भर के लिए उसको पेशे में बाँध दिया गया है। कहते हैं भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, कहते हैं कि मान के लिए ठीक है कोई काम कर रहा है जो उपयुक्त नहीं हो, उसके अनुकूल नहीं हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। कहने का मतलब अगर उसको जो श्रम में बाँटा गया है, उसके अनुकूल काम ना हो, तो वो तो भूखे भी मर सकता है ना, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं क्योंकि उद्योग-धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं। कहते हैं क्योंकि उद्योग-धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर जैसे-जैसे उद्योग विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और तकनीकी विकास हो रहा है, निरंतर विकास चलते चल रहा है। कहते हैं कभी-कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है। ये सब चीज़ें परिवर्तन हो जाता है, टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब कहने का मतलब है अगर टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारा चीज़ मशीन आ गया है, तो आप जो पहले तरीका से कर रहे थे, आप उसके उसमें कुछ सुधार करिएगा तब तो आपका विकास होगा। तो वही बात को कह रहे हैं कि आवश्यकता हो जाती है पेशा को कभी-कभी बदलने की। कहते हैं यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिकूल आपका सिचुएशन अच्छा ना हो, आपका जो परिस्थिति है वो अच्छा ना हो, तो कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? अगर कंडीशन बहुत खराब हो, स्थिति अच्छा ना हो और मनुष्य को पेशा बदलने की अगर नहीं दिया गया अनुमति, तो वो क्या होगा? भूखे मर जाएगा। भूखे मरने के अलावा उसको कोई चारा नहीं रहेगा। आगे कहते हैं, हिंदू धर्म की जाति प्रथा, जो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म में ऐसा अनुमति नहीं है किसी को पेशा चुनने का और जो उसका पैतृक पेशा ना हो, साथ में जो उसका पेशा पैतृक पैतृक मतलब जो वंशज से मिला है, परिवार से मिला है, दादा से मिला है, आपके पिताजी से मिला है, उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह परंपरागत हो, उसमें पारंगत हो, कहने का मतलब है उसमें बहुत वो अच्छा जानकार हो, उसमें बहुत अच्छा गुण रखता हो, बहुत अच्छा क्वालिटी रखता हो, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसा बनी हुई है? बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी भी इसके कारण बढ़ रहा है। लोग अपने मन से अगर काम नहीं करेंगे, जो उसको काम करने के लिए इच्छुक है, वो काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको ज़बरदस्ती कोई काम थोपा जा रहा है, तो वो नहीं करेगा और नहीं करने के कारण लोग बेरोज़गार होंगे। तो ये भी कारण बना हुआ है। आगे कहते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। आगे कहते हैं कि जो श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। वो कहते हैं कि जाति का जो प्रथा है, श्रम विभाजन श्रम का जो विभाजन होता है, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। कह रहे हैं बाबा साहेब कह रहे हैं कि इंसान को जो रुचि है, उसके रुचि अनुसार कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, ये बातों को कह रहे हैं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कह रहे हैं कि जितना बड़ा आज बेरोज़गारी, उसके काम के आधार पर बाँटना, उसके वंशानुगत, परंपरागत के अनुसार बाँटना, जितना बड़ा आज
उतना बड़ा वो समस्या है, जितना बड़ा गरीबी और उत्पीड़न नहीं है। गरीबी और उत्पीड़न को वो छोटा समस्या बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या बता रहे हैं जाति विभाजन को। कहते हैं कि जितनी कि अब बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवश ताश करते हैं। कहने का मतलब अगर उसको काम करने का इच्छा नहीं हो, तो वो क्या करेंगे? बेबस हो जाएँगे, लाचार हो जाएँगे। आगे कहते हैं, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम ना करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मनुष्य कोई काम करना चाहता है, उस तरीका का उसको काम नहीं है, तो मनुष्य क्या करेगा? उस काम को टालते रहेगा, आगे की ओर बढ़ाते रहेगा। वो इसकी बातें कहते हैं। आगे कहते हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को ना दिल लगता हो, ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अगर उस काम में उसको कुशलता है ही नहीं और कहने का मतलब दिल दिमाग लग ही नहीं रहा, तो उसमें पारंगत हो सकता है? बिल्कुल नहीं पारंगत हो सकता है, क्योंकि उसमें उसको मन ही नहीं लग रहा है। तो वही कह रहे हैं कि उसमें कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कहते हैं अतः अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कहते हैं कि जो आर्थिक पहलू है, जो सबसे बड़ी चीज़ें है, वो जाति प्रथा एक हानिकारक हानिकारक प्रथा। कैसी प्रथा है? जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कहते हैं कि मनुष्य को प्रेरणा कुछ है ही नहीं करने को। अगर आप काम नहीं करिएगा, काम में आपको मन नहीं लगेगा, तो आप रुचि, इंटरेस्ट नहीं ले पाइएगा। तो वही बातों को कहते हैं उसकी आत्मशक्ति को दबा देता है। उसमें जो करने की इच्छा है, उसको दबा दिया जाता है। उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ दिया जाता है। उसके जो अस्वाभाविक नियम है, उसमें जकड़ दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ और मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अब देखो कह रहे हैं कि जाति प्रथा का वो की कारण तो बता दिए, लेकिन वो अब देखो इसका उपाय बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? उपाय कि हम इसको थोड़ा-सा कैसे उबार सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको बताने जा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। अब कहते हैं कि अगर मेरे से कोई पूछता तो हम क्या उत्तर देते? वो कहते हैं, मेरा आदर्श समाज कैसा होगा? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं। आपको तीनों बताए थे, वो एक कोट दिए थे कि मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ और जिसमें स्वतंत्रता की भावना हो, समता की भावना हो, भ्रातृत्व, भाईचारा की भावना हो, जिसमें तीनों हो, हम उस तरीका के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आगे कहते हैं, यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व, भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति? अगर हम भाईचारा रखते हैं समाज में, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या बात है? आ सॉरी, कहते हैं आगे, क्या यह ठीक नहीं है? कहते हैं किसी भी आदर्श समाज में इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए, कोई भी आदर्श समाज है वो इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगर कोई चेंजिंग आता है समाज में, तो एक छोर से अगर समाज के एक छोर से अगर वो चीज़ सुविधा पहुँच रहा है, तो दूसरे छोर तक भी वो सुविधा पहुँच सके। ये नहीं है कि इस समाज में उचित उचित वर्ग के लोग हैं, तो यहाँ पर वो सुविधा पहुँचेगा और निम्न जाति के लोग हैं, तो वहाँ पर सुविधा नहीं पहुँचेगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं, अगर वो कोई सुविधा हम दे रहे हैं समाज को, तो दोनों समाज को, हर लोगों को मिलना चाहिए। तब तो भाईचारे की भावना होगा। आगे कहते हैं, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। अगर ऐसे समाज का निर्माण करना है, तो एक पर्सन से नहीं होगा, ये सबको मिलके ये काम करना होगा तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना होगा और सभी लोगों को मिलके उनकी रक्षा के प्रति ये जो हम लोग भाईचारा की भावना का डेवलप करना चाहते हैं, उसमें सबको मिलकर योगदान देना होगा। कहते हैं सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहते हैं कि समाज का निर्माण करने के लिए अनेक साधन होना चाहिए, अनेक अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। बहुत सारा कोई भी क्रिएटिव करने के लिए, कोई काम करने के लिए बहुत सारा माइंड होना चाहिए। तो इस तरीका की बात कहते हैं। कहते हैं कि तत्परता एक एग्ज़ाम्पल्स देते हैं और क्या एग्ज़ाम्पल देते हैं? कहते हैं कि दूध पानी में मिश्रण की तरह भाईचारे के वास्तविक रूप है। कहते हैं जिस तरीका से दूध और पानी को मिक्स करते हैं तो मिल जाता है, उसी तरीका से समाज, आदर्श समाज उसको हम कहेंगे जिसमें दोनों समाज के लोग, सभी समाज के लोग घुल-मिल के रहें। कहते हैं और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अगर वो घुल-मिल के रहेंगे तो सभी लोग एक-दूसरे से क्या होंगे? अच्छा भावना होगा, अच्छा फीलिंग होगा, तो हम इसको मानेंगे कि ये स्वतंत्र है। आगे कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पत्ती नहीं है।
कहते हैं कि लोकतंत्र एक शासन की पत्ती नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। कहते हैं लोकतंत्र है जो सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा रीति मतलब कस्टम, रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। किसका नाम है? आदान-प्रदान का नाम है। अब कहते हैं इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। जो आपके दोस्त लोग हैं, आप समाज के लोग हैं, उसके लिए भाईचारा की भावना हो, उसके लिए श्रद्धा हो, उसके लिए सम्मान हो, उससे उसके लिए इज़्ज़त की भावना हो। तो यही यहाँ पर चैप्टर आप लोग को ख़त्म होता है और जो आप लोग को अगर बहुत अच्छा तरीक़ा से ध्यान से अगर सुने होंगे, तो आप लोग को एक-एक पॉइंट समझ में आया होगा। क्योंकि हम एक-एक टॉपिक को, एक-एक लाइन को समझाने का काम किए हैं कि आपका जो क्वेश्चन वगैरह हो वो छूटे नहीं और ध्यान से आप अपने से बनाइएगा, आपको एक-एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है वो भी समझा देते हैं, जैसे पूर्व निर्धारण जो पहले से तय कर दिया गया हो। अकस्मात मतलब अचानक, जो अचानक चेंजिंग आए जैसे टेक्नोलॉजी आ जाए इसकी बात कर रहे थे। प्रक्रिया जैसे किसी काम को होने या ढंग की रीति-रिवाज जो कस्टम चला आ रहा है उसकी बात करते हैं। प्रतिकूल मतलब विपरीत, उल्टा। स्वेच्छा, अपनी जो कोई इच्छा से काम करता है उसको बोलते हैं स्वेच्छा। उत्पीड़न मतलब किसी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा हो। संचारित होना मतलब एक समाज से दूसरे समाज में प्रसारित होना चाहिए, संचारित होना चाहिए। बहुविध मतलब अनेक प्रकार से, बहुत सारे लोग को काम करने का बहुत सारा काम होना चाहिए, अनेक प्रकार के काम होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब सामने होना चाहिए। आगे कहते हैं भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। वांछित मतलब कोई भी उससे आकांक्षित ना रहे, कोई भी उससे परे ना रहे। इस तरीक़ा से हम लोग पूरा पढ़ लिए और पूरा शब्दार्थ भी आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए, जैसे आप क्वेश्चन आंसर इसमें क्या है, लेखक किस विवंडना की बात करते हैं? विवंडना का स्वरूप क्या है? विवंडना मतलब कहने का मतलब यहाँ पर चर्चा हुआ किसका? जातिवाद का। तो जातिवाद की बात करते हैं। विवंडना यहाँ पर जातिवाद की बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं। यही विवंडना का स्वरूप है। आगे कहते हैं जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक लोग हैं, मतलब पोषक मतलब कहने का मतलब जो इसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट लोग जो करते हैं, वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि सोशल समाज का निर्माण करने के लिए जातिवाद को रहने देना चाहिए। जो तर्क देते हैं वो कह रहे हैं कि जातिवाद के आधार पर नहीं बाँटा जाना चाहिए। उसको जैसे ऊँच-नीच की भावना उन लोग ही तो कर रहा है, पोषक समाज के लोग ही तो कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से आप लोग को पूरा बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा अपने से और एक-एक हम समझाने का काम किए हैं और यहीं पर आपका जो क्लास है वो ख़त्म करें और दैट्स ऑल, थैंक यू। और ज़रूर से आप लोग अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। ठीक है फिर? अगले क्लास में मिलते हैं, अगले चैप्टर में आप लोग को